नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीपी गंगा में। मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर। शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ कानपुर से। खबर जहां बिकरू कांड में विकास के खजांची जय वाजपेयी के भाइयों पर भी अब शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इनाम घोषित किया गया है। जय वाजपेयी के 3 भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया है। जानकारी के मुताबिक अभी तक तीनों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जांच कर रही एसआईटी ने पुलिस अफसरों के बयान ले लिए हैं। 30 अगस्त तक बिकरू कांड की रिपोर्ट भी एसआईटी सरकार को सौंप सकती है। तो ये अहम जानकारी। जय वाजपेयी के साथ साथ उसके जो 3 और भाई हैं उन पर भी शिकंजा कसना शुरू हो गया है। उन पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। दरअसल ये तीनों भाई पुलिस गिरफ्त से दूर चल रहे हैं और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही है। लगातार दबिश दी जा रही है, लेकिन ये तीनों भाई अभी तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए हैं और अब पुलिस ने तीनों भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। और सीधा रुकम कानपुर का कर लेंगे। प्रभात अवस्थी हमारे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, लगातार जो बिकरू कांड से जुड़े हुए लोग हैं उन पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है और अब जय वाजपेयी के तीनों भाइयों को ढूंढने के लिए इनाम भी घोषित कर दिया गया है। प्रभात तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे ज्यादा जानकारी जुटाएंगे। लेकिन आपको बता दें, जय वाजपेयी जो कि कैशियर था विकास दुबे का, खजांची था, उसके तीनों भाइयों पर भी 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया है। तो एक तरफ जय वाजपेयी के भाइयों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित कर दिया है, तो वहीं बिकरू कांड में एक और आरोपी ने पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते हुए कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। विकास दुबे के इस गुर्गे धर्मेंद्र उर्फ धीरू दुबे ने कानपुर देहात जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 1 लाख के इनामी धीरू दुबे ने शातिर अंदाज में वकील की पोशाक में स्पेशल जज दस्यु प्रभावित कोर्ट में जाकर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद धीरू दुबे को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और एक बार फिर से हम रुक करेंगे प्रभात अवस्थी का। मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। प्रभात, एक तरफ पुलिस ये कोशिश कर रही है कि बिकरू कांड से जुड़े हुए जितने लोग हैं उनको अपनी गिरफ्त में ले ले, इसलिए जय वाजपेयी के भाइयों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं फेल्योर एक बार फिर से नजर आ रहा है यूपीएसटीएफ और पुलिस का। जी बिल्कुल प्राची, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कानपुर का जो बिकरू कांड है उसमें एक के बाद एक जो आरोपी हैं वो कोर्ट में सरेंडर कर रहे हैं, तो वहीं जो धीरू दुबे है उसने भी कल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। और सबसे बड़ी बात है कि 1 लाख का इनामी था और एसटीएफ और कानपुर पुलिस को चकमा देकर उसने कोर्ट में सरेंडर किया है। और यही नहीं, पूरे प्रकरण में उसने वकील की ड्रेस पहनकर वो वहाँ पर जाता है, सरेंडर करके चला जाता है। तो कहीं ना कहीं पुलिस और एसटीएफ के लिए एक किरकिरी की बात है कि पुलिस के नाक के नीचे से वो जाकर सरेंडर कर देता है और पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर पाती है। वहीं जो कानपुर पुलिस की अगर बात की जाए तो लगातार आरोपियों और उससे जुड़े लोगों के ऊपर शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है, क्योंकि विकास दुबे का जो खजांची है जय वाजपेयी जो जेल में है, उसके जो 3 भाई हैं उनके ऊपर भी अब इनाम घोषित किया गया, क्योंकि लगातार उनको पकड़ने का और गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वो लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं और पुलिस की जो गिरफ्त में नहीं आ रही, लिहाजा उनके ऊपर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया। तो पुलिस की जो कार्रवाई है लगातार जारी है और एक के बाद एक जिस तरह से कहा जाए कि जो विकास के गुर्गे हैं या विकास से जुड़े हुए लोग हैं या जिनकी संलिप्तता इसमें पाई जा रही है, उनके ऊपर लगातार शिकंजा कसने का प्रयास किया जा रहा है। तो उसी के चलते अब तीनों जो ये जय वाजपेयी के 3 भाई हैं, जो शोभित, अजय, ठीक है रंजय, प्रभात, इन तीनों बिकरू लोगों के कांड ऊपर से जुड़े 25 हजार हुए रुपए का जितने इनाम भी घोषित तार हुआ। हैं और उनको तलाश रही है पुलिस और धीरे धीरे उन पर शिकंजा भी कस रही है। लेकिन इस बीच एसआईटी की जो जांच है वो भी साइमल्टेनियसली चल रही है। प्रभात, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि 30 अगस्त तक रिपोर्ट सौंपने की बात कही जा रही है एसआईटी की तरफ से सरकार को, आपके पास क्या जानकारी है? प्राची, एक बार सवाल दोबारा से दोहरा दीजिए।
बिल्कुल प्रभात, सवाल ये है कि एक तरफ जहां पुलिस लगातार तलाश कर रही है, तमाम तारों को तलाशने की कोशिश की जा रही है और गिरफ्तारियां हो रही हैं, सरेंडर हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो एसआईटी की जांच है वो भी लगातार जारी है। कब तक एसआईटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी सरकार को? जी बिल्कुल, लगातार जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ है और जो लोगों के बयान हैं, जो संबंधित अधिकारी हैं, उनके बयान दर्ज कराए जा रहे हैं। जो इससे जुड़े लोग हों, चाहे वो इससे पहले के एसएसपी हों, दिनेश कुमार पी हो, जिनका ट्रांसफ़र हो गया है, उससे पहले जब एसएसपी रहे अनंत देव तिवारी, उनको उनसे उनके बयान दर्ज हुए और जो भी इससे संबंधित लोग हैं, उनके बयान दर्ज किए गए और उम्मीद है कि इसकी रिपोर्ट जो है सौंपी जाएगी। वहीं एक सबसे बड़ी बात ये है कि अभी और भी जो फरार अपराधी हैं, जो विकास दुबे के सहयोगी हैं, वो उनकी सरेंडर एप्लीकेशन जो है वो माती कोर्ट में डली हुई है और वो भी जल्द ही वहाँ पर सरेंडर कर सकते हैं। तो पुलिस के लिए एक बड़ा सिरदर्द है, क्योंकि जितने भी आरोपी जो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं, उन्होंने सरेंडर एप्लीकेशन डाल रखा है और लगातार एक के बाद एक अब तक 4 लोग जो हैं वो वहाँ पर कानपुर देहात की माती जेल में माती कोर्ट में सरेंडर कर चुके हैं और जो बाकी के लोग हैं उनकी एप्लीकेशन डली हुई, जल्द वो भी सरेंडर कर सकते हैं। तो पुलिस की कोशिश ये रहेगी कि जो आरोपी अभी तक सरेंडर नहीं कर पाए हैं, उनकी गिरफ्तारी कर ली जाए, जिससे कि बिल्कुल, उनकी उनकी गिरफ्तारी गिरफ्तारी कर ली जाए। लेकिन अब दूसरी देखना यह तरफ है कि पुलिस एसआईटी और जांच एसपी की जो रिपोर्ट टीमें पर हैं, वो भी गिरफ्तारी सबकी कर निगाहें टिकी हुई हैं कि आखिर उसमें क्या बड़ी बातें निकलकर सामने आती हैं। शुक्रिया आपका प्रभात, तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, आज विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सभी दलों के नेताओं के साथ बैठक बुलाई है। ये सर्वदलीय बैठक लखनऊ में सुबह 11 बजे होगी, जिसमें खुद सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि कोरोना वायरस के संक्रमण काल में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार विधानमंडल का मानसून सत्र आयोजित कर नया रिकॉर्ड बनाएगी। सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उससे ठीक पहले विधानसभा अध्यक्ष औपचारिक बैठक बुलाते हैं। सर्वदलीय बैठक ही होती है जिसमें शांतिपूर्वक सदन को चलाने की बात कही जाती है। हम शैलेश का रुख कर लेंगे जो हमारे साथ जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेश, आज सर्वदलीय बैठक होनी है, इस बीच ये भी ख्याल रखना है कि कोरोना की जो गाइडलाइंस हैं, अनलॉक की जो गाइडलाइंस है, उनका भी पालन करना है। आपके पास क्या अपडेट? प्राची, देखिए, जो सर्वदलीय बैठक आज होगी उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे और हर बार की तरह जैसे एक बार औपचारिक तौर पर ये बैठक का आयोजन होता है सत्र के पहले, वो होगा। लेकिन इसमें एक अहम चीज़ पर आज और चर्चा होने वाली है और वो ये कि क्या जो 65 साल से ऊपर के विधायक हैं या जो अस्वस्थ विधायक हैं, क्या उनके लिए किसी तरह से वर्चुअल तरीके से इस सत्र में उपस्थिति हो सकती है, इस पर भी आज चर्चा होगी। अगर बात करें तो कल सीएम योगी ने जब अपने भाजपा के विधानमंडल दल के साथ बैठक की तो उसमें भी उन्होंने इस बात को लेकर चर्चा की थी और अगर इस पर मुहर लगती है तो उसके बाद जो 65 साल से ऊपर के विधायक हैं या जो अस्वस्थ विधायक हैं वो लिख कर दे देंगे खाली और उसके बाद वो वर्चुअल माध्यम से जुड़ जाएंगे तो उनकी उपस्थिति मान ली जाएगी। दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए वर्चुअल माध्यम से जुड़ने की व्यवस्था नहीं भी हो पाती है तो भी ये व्यवस्था की जा रही है कि अगर कोई अस्वस्थ विधायक है या 65 साल से ऊपर का विधायक है तो वो अगर लिख के दे भी देता है तो भी उसकी उपस्थिति को मान लिया जाए। इन चीज़ों पर भी आज चर्चा की जाएगी क्योंकि कोरोना काल है और ऐसे में सबकी सुरक्षा को भी ध्यान में रखा जाना है। क्योंकि इसी कोरोना काल में अगर बात करें तो भाजपा के वर्तमान सरकार के 2 मंत्री, 2 विधायक जो हैं उनका निधन हुआ है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो तमाम मंत्री जो हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं अब तक। अगर बात करें चाहे सपा के जो नेता प्रतिपक्ष है राम गोविंद चौधरी, वो भी करीब 40 दिन तक भर्ती रहे थे। तो इस तरह से कुल मिलाकर सभी की सेहत को ध्यान में रखते हुए ये किया जा रहा है। दूसरी चीज़, जितने भी विधायक हैं उन सभी का कोरोना टेस्ट जो है कल कराया जाता रहा। कैंप लगाए गए विधायक आवासों पर और जो विधानसभा के कर्मचारी हैं, करीब 600 कर्मचारी हैं जिनका कोरोना टेस्ट कराया गया और 2 दर्जन से अधिक उसमें कोरोना पॉजिटिव भी निकले। उन सबको क्वारंटीन कर दिया गया, आइसोलेट कर दिया गया है जी। कल इन सारी व्यवस्थाओं को लेकर बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष ने भी एक बैठक की थी, सुरक्षा समिति की बैठक की कैसे व्यवस्था होगी, किस तरह एक सीट छोड़कर लोग बैठेंगे। आज जब सर्वदलीय बैठक होगी तो उस बैठक के जो बिंदु है उन पर भी चर्चा की जाएगी। शैलेश, देखिए, औपचारिकता तो वही है जैसे कि हर बार हम सदन बुलाने से पहले देखते हैं, सदन शुरू होने से पहले देखते हैं, लेकिन इस बार थोड़े हालात बदल गए हैं और उन हालातों को लेकर ही चर्चा लगातार की जा रही है। शैलेश, बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी हम आपसे जानकारी लेंगे। तो यूपी में कोरोना संक्रमण अपना कहर बरपा रहा है। एक दिन में 4,336 नए मरीज मिले हैं, जिसके बाद आंकड़ा 1,62,000 के पार हो चुका है।
जिसमें 50,000 से ज्यादा अभी भी एक्टिव केस हैं। एक दिन में 4,336 नए मरीज मिले हैं तो 77 मरीजों की जान जा चुकी है। सबसे ज्यादा बुरे हालात अभी भी लखनऊ में ही बने हुए हैं। लगातार ये खबर हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कोरोना का संक्रमण तेजी के साथ बढ़ रहा है और सबसे ज्यादा अगर कहीं पर हालात खराब हैं तो वो है राजधानी लखनऊ, जहां पर तेजी के साथ संक्रमण बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो यूपी में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है और बुरे हालात लखनऊ में बने हुए हैं। शैलेश हमारे साथ लखनऊ से लगातार जुड़े हुए हैं, उनका हम रुख कर लेते हैं। शैलेश, पूरे उत्तर प्रदेश की अगर बात कर लें तो तेजी के साथ ग्राफ बढ़ रहा है, लेकिन फिर भी राजधानी में सबसे बुरे हालात बने हुए हैं। ऐसा क्यों है शैलेश? तब की तमाम जतन, तमाम कोशिशें की जा रही हैं राजधानी में। प्राची, देखिए कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, देखिए दो पहलू हैं। एक तरफ जो अभी आपने पूछा ऐसे हालात क्यों हैं, तो वाकई में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जब आगरा में हालात खराब होते हैं तो उन्हें संभाल लिया जाता है, नोएडा गाजियाबाद में हालात खराब होते हैं संभाल लिया जाता है, लेकिन जब लखनऊ यानी जो राजधानी है, जहां पर मुख्यमंत्री बैठे हैं, जहां पर सारे अधिकारी बैठे हैं विभाग के, जब यहाँ हालात बिगड़ते हैं तो संभालने में सबके पसीने छूट जाते हैं। ऐसा क्यों, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इसका जो जवाब है वो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि शायद शुरू में जब लॉकडाउन खत्म हुआ उसके बाद सरकार ने अपनी तरफ से गाइडलाइंस जारी कर दी, सब कर दिया, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन करना था जनता को और इम्प्लीमेंटेशन कराना था प्रशासनिक अधिकारियों को, पुलिस को। जनता लापरवाह हुई। दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अमला था उसने भी कह सकते उतना सीरियसली चीज़ों को नहीं लिया, जिसकी वजह से ये हालात बद से बदतर होते चले गए। तो दोनों तरफ से कहते हैं ना, दोनों हाथ की जो ताली बजी उसने ये मुसीबत आज सबके सामने खड़ी कर दी है। बहरहाल अब जो हालात है उन्हें देखते हुए जो प्रशासनिक अमला है, जो पुलिस है, वो भी अब पहले से सख्त है और धीरे धीरे कोशिश की जा रही है चीज़ों को नियंत्रित करने की। एक तरफ जहां वायरस के संक्रमण को रोकने का प्रयास हो रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जो संसाधन है उनको बढ़ाया जा रहा है। जैसे बात करें लखनऊ की, तो यहाँ पर एक विवेकानंद पॉलीक्लिनिक है, उसमें क्वारंटीन की व्यवस्था, कोविड हॉस्पिटल शुरू किया गया, एक वार्ड बनाया गया है। कुछ निजी अस्पतालों में, और पिछले 2-3 दिन की हम बात कर रहे हैं प्राची, तो निजी अस्पताल कुछ बड़े इसमें नामी शामिल हुए हैं। इसके अलावा KGMU जो है, जो सबसे बड़ा यहाँ का कह सकते हैं यूनिट, KGMU जो है उसका एक नया 220 बेड का नया एक पूरा यूनिट जो है हॉस्पिटल का तैयार हो रहा है। बताया जा रहा है 22 अगस्त तक इसका जो निर्माण है पूरा हो जाएगा और तत्काल उसके अंदर व्यवस्था की जाएगी मरीजों को शिफ्ट करने की, बेड्स और बाकी सारी चीज़ों का अरेंजमेंट करके। तो अपने संसाधनों को बढ़ाने की कोशिश भी की जा रही है और इसके लिए अब जिला प्रशासन ने एक और पहल की है कि जो निजी अस्पताल है, अगर वो कोविड मरीजों का इलाज शुरू करते हैं तो जिला प्रशासन की तरफ से उनको सहायता भी दी जाएगी। जैसे बात करें, हमने कहा भी विवेकानंद ने 2 दिन पहले यहाँ पर जब कोविड हॉस्पिटल शुरू किया तो कल DM निरीक्षण पर गए और वहाँ पर 10,000 आइवरमेक्टिन टैबलेट्स उनको दी जो इस इलाज में इस्तेमाल होनी है। इसके अलावा 300 PPE किट दी। तो एक तरह से कह सकते हैं कि उन्हें प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आप शुरू करिए कोविड मरीजों का इलाज, हम आपके साथ हैं, आपको सहयोग देंगे। संसाधन तो लगातार जुटाए जा रहे हैं, लगातार जो बेड्स हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन फिर भी कोरोना का ग्राफ तेजी के साथ बढ़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर अमरोहा से, तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। ट्रक और वोल्वो बस की आमने सामने टक्कर, बस ड्राइवर की मौत, 27 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। 12 घायल यात्रियों की हालत नाजुक है। आजमगढ़ से पंजाब जा रही थी वोल्वो बस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। वोल्वो बस और ट्रक की टक्कर हो गई, जिसमें बस ड्राइवर की मौत हो गई है। 12 घायल यात्रियों की हालत फिलहाल नाजुक बताई जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको मौके की दिखा रहे हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई जैसे ही ये टक्कर हुई है। ट्रक और वोल्वो बस की आमने सामने की टक्कर हुई है, जिसमें बस ड्राइवर की मौत हो गई। 27 से ज्यादा यात्री हैं जो घायल हुए हैं। 12 घायल यात्रियों की हालत नाजुक है। दरअसल ये जो बस है वो आजमगढ़ से पंजाब की तरफ जा रही थी। पंजाब जा रही थी वोल्वो बस, यात्रियों से भरी हुई थी और इसी बीच ये दर्दनाक हादसा हुआ है। तेज रफ्तार का कहर किस तरह लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ा है, वो तस्वीरें अमरोहा से सामने आ रही हैं। एक वोल्वो बस जो कि यात्रियों से भरी हुई थी, आजमगढ़ से पंजाब जा रही थी, बीच में ही ट्रक से उसकी टक्कर होती है और सब कुछ बिखर जाता है। बस ड्राइवर की मौत हो जाती है, 27 लोग घायल।
एक और खबर, यूपी उत्तराखंड में कई जगह जोरदार बारिश देखने को मिल रही है। नोएडा समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी, कर्णप्रयाग में भी जमकर बरसे हैं मेघा। तो उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर मौसम जो है वो खुशनुमा हो रहा है बीते कई दिनों से। हालांकि बारिश हो रही है और बारिश के साथ ही साथ तापमान में गिरावट आ जाती है, क्योंकि अभी उमस भरी गर्मी जो है उसका एहसास तो उत्तर प्रदेश में लोग कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में भी लगातार बारिश जारी है। जहां पहाड़ी इलाकों पर ये बारिश आफत बनकर आती है, तो मैदानी इलाकों में थोड़ी बहुत ठंडक का एहसास ज़रूर कराती है। नोएडा समेत कई जगहों पर झमाझम बारिश हो रही है, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। साथ ही साथ उत्तराखंड में भी कई जगहों पर बारिश की खबर मिल रही है, वहां पर भी झमाझम बारिश हो रही है। हल्द्वानी, कर्णप्रयाग समेत कई हिस्सों में बारिश आज हो रही है। मौसम विभाग ने जिस तरीके का अनुमान लगाया था वो पूरी तरीके से सटीक बैठ रहा है। आने वाले 3 दिनों का मौसम विभाग का अलर्ट था और लगातार बारिश जिस तरीके से हो रही है उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मौसम विभाग ने जो अनुमान लगाया था वो पूरी तरीके से सटीक है। देखिए 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर है नोएडा की, जहां पर बारिश हो रही है, तो वहीं कर्णप्रयाग में भी बारिश हो रही है। तस्वीरें आपके सामने हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बारिश ज़रूर आफत बन जाती है थोड़े वक्त के बाद, लेकिन थोड़ी देर के लिए सही ये बारिश राहत लेकर आती है। उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिलती है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर लगातार लोग उमस भरी गर्मी से जूझ रहे हैं और जैसे ही बारिश होती है वैसे ही ठंडक का एहसास उन्हें होता है। और इसी के साथ फिलहाल गंगा सवेरा में बस इतना ही। आप बने रहिए एबीपी गंगा के साथ।